हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर, जिसे शॉर्ट में CCE भी कहा जाता है। यह टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी है। साथ ही साथ आप जब टीचर बन जाते हो उसके बाद भी आपको CCE के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हर दृष्टि से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं। ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन की अवधारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद से दे दी गई थी, परंतु इसको अमल में नहीं लाया जा सका। लेकिन 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के आने के बाद 2010 से इसे अप्लाई किया गया और इसमें कॉन्टिन्यूअसली इवेलुएट करने पर फोकस किया गया। तो आज हम इसी की मुख्य बातों के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन जानते हैं। सबसे पहले continuous and comprehensive evaluation, that is CCE, was a procedure of assessment directed by the Right to Education Act of India in 2009. 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया उसके बाद से असेसमेंट करने का जो प्रोसीजर या एक प्रोसेस अपनाया जाने लगा या जिस पर फोकस किया गया वो था कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन या CCE। ये बेसिकली एक स्कूल बेस्ड एवेल्यूएशन है जो स्कूल लेवल पर, या ये कहें कि इंटरनल एवेल्यूएशन है जिसमें स्कूल लेवल पर ही असेसमेंट किया जाता है बच्चे का सभी एस्पेक्ट का। होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बात की जाती है जो बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब हम पहले भी जान चुके हैं, अपने पहले वीडियोस में हमने देखा। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल द डोमेन्स, जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों डोमेन्स का, या हम ये कहें कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का, जो सभी पक्षों का जब सर्वांगीण विकास करने की बात करते हैं तो वही बात स्कूल बेस्ड एवेल्यूएशन के अंदर आती है जो CCE में कही गई है। अब CCE जो है ये स्टूडेंट की किस चीज़ को देखता है? CCE स्टूडेंट की जहाँ स्कूलेस्टिक परफॉर्मेंस को देखता है, साथ ही साथ को स्कूलेस्टिक एक्टिविटीज़ को भी एसेस करता है, यानी विद्यालय में होने वाली जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उन पर भी ध्यान देता है और साथ ही साथ में सह शैक्षिक गतिविधियां जितनी भी होती हैं या सह विद्यालय गतिविधियां जितनी भी होती हैं उन सबको भी मूल्यांकन इसके अंदर किया जाता है। मेन इसका जो एम था CCE लाने का वो ये था कि करिकुलम के वर्कलोड को स्टूडेंट्स के ऊपर कम किया जाए और स्टूडेंट्स की और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और उनकी एबिलिटीज़ और स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाया जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए CCE का जो अवधारणा है वो लाई गई। और CCE बेसिकली स्टूडेंट को जॉयफुल लर्निंग का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने पर फोकस करता है, उनके बर्डन को कम करता है, एजुकेशन के बर्डन को कम करता है, उनकी स्ट्रेस को कम करता है और उनकी एबिलिटीज और स्किल को एनहांस करने की बात करता है। अब इसी में हम आगे बात करने वाले हैं कि वास्तव में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में कहा गया कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन शुड इनकॉर्पोरेट बोथ स्कूलेस्टिक एंड नॉन स्कूलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ एवेल्यूएशन स्प्रेड ओवर द टोटल स्पैन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम। यानी कि इन्होंने 1986 की जो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें उन्होंने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात को कहा गया कि विद्यालय से संबंधित और गैर विद्यालयी क्षेत्रों में भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जितना आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन टाइम देते हैं उसके आधार पर आपको उसको इवेलुएट करना चाहिए, उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और ये जो मूल्यांकन है यह एक सतत रूप में होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, पीरियोडिक नहीं होना चाहिए। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि NCF 2005 आया। NCF या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो था वो बेसिकली स्कूल बेस्ड कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन सिस्टम को अप्लाई करने की बात की गई और इसमें कुछ पॉइंट्स पर फोकस किया गया। वो पॉइंट्स थे रिड्यूस स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन। NCF 2005 में सबसे पहले ये बात कही गई कि बच्चों के ऊपर मानसिक जो प्रेशर है या स्ट्रेस है वो कम होना चाहिए। साथ ही साथ इनका दूसरा पॉइंट था मेक इवेल्युएशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर। जो मूल्यांकन किया जाने वाला है वो व्यापक स्तर पर किया जाए। व्यापक से क्या तात्पर्य है वो बात हम आगे करेंगे अभी। और निरंतर होने जाए, पीरियोडिक ना हो कि एक बार एक टेस्ट ले लिया और उसके बाद
6 महीने बाद या 3 महीने के टाइम पीरियड के बाद आप दूसरा टेस्ट ले रहे हो, इस बीच में आपको ये एवेल्युएट नहीं कर रहे हो, बच्चे को असेसमेंट नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि प्रोवाइड स्पेस फॉर अ टीचर फॉर क्रिएटिव टीचिंग। क्रिएटिव टीचिंग का मतलब है कि जो पहले से टीचिंग ट्रेडिशनल मेथड में चली आ रही है, उस टीचिंग को हटा करके टीचर भी अपने आप में थोड़ा चेंज लेकर आए और अपनी टीचिंग को मोर क्रिएटिव बनाएं। क्रिएटिव मतलब उसमें नए नए इनोवेशंस हों, नई नई चीज़ों का समावेश हो, ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग बन सके। और जब टीचिंग इंटरेस्टिंग होगी तो बच्चा किसी भी चीज़ को समझने के लिए तैयार हो पाएगा। इस बात पर फोकस किया गया। अगली बात जो उन्होंने कही एनसीएफ 2005 में, उसमें कहा गया प्रोवाइड अ टूल फॉर डायग्नोसिस एंड प्रोड्यूसिंग लर्नर्स विद ग्रेटर स्किल्स। स्टूडेंट्स की स्किल्स पर फोकस किया जाए और उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए टूल्स का यूज़ किया जाए कि बच्चे को अपनी स्टडी को करने में या कॉन्सेप्ट्स को समझने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इन सब बातों पर फोकस किया जाए और इन सब को दूर करते हुए स्टूडेंट्स की स्किल्स को एनहांस किया जाए, इस बात पर फोकस किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एनसीएफ 2005 में फोकस किए गए स्कूल बेस्ड कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर। इसी के साथ साथ फिर उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया और 2010 से सीसीई लागू कर दिया गया। Basically, CCE focused on the improvement in teaching, learning and proper feedback so that achievement and proficiency level can be enhanced. जो CCE है वह टीचिंग लर्निंग के साथ साथ फीडबैक को भी जो है वो इम्प्रूव करने की बात करता है, क्योंकि जब टीचिंग लर्निंग तो इम्प्रूव हो जाएगी लेकिन उसका फीडबैक कैसा आ रहा है उसी के आधार पर पता चलेगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे हमारा अचीवमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें फीडबैक के आधार पर पता चलती हैं। इसीलिए जहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट की बात कही गई, साथ ही साथ प्रॉपर फीडबैक की भी बात कही गई, ताकि अचीवमेंट और प्रोफिशिएंसी लेवल दोनों को इंक्रीज किया जा सके। ये बात सीसीई में फोकस की गई। अब बात करते हैं कि मेन पर्पस क्या था सीसीई का। पर्पस क्या, सीसीई के मुख्य जो पर्पस था या उद्देश्य था वो ये था कि स्टूडेंट्स के स्ट्रेस और एंजाइटी को, उनकी दुश्चिंता को कम किया जाए। It reduces stress and anxiety which often builds up among the young students during after the examination. पेपर या एग्जामिनेशन होने के समय या एग्जामिनेशन के दौरान इतना ज़्यादा करिकुलम का लोड होता है, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इतना हम कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे, इतना कोर्स रिवाइज कैसे होगा। इस सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट के स्ट्रेस को और उनकी एंजाइटी को कम करना इसका मेन एक पर्पस था। दूसरा पर्पस था इट रिड्यूसेस द ड्रॉप आउट रेट एज वेल देयर विल बी लेस फियर एंड एंजाइटी अमंग लर्नर रिलेटेड टू द स्कूल परफॉर्मेंस। जब स्टूडेंट्स के अंदर ये एंजाइटी और फियर खत्म हो जाएगा, उसका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो ड्रॉप आउट रेट है, बच्चों की स्कूल छोड़ने की जो रेट है उसमें भी कमी आएगी। बच्चे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि अब उनके ऊपर स्ट्रेस कम हो चुका है। तो दूसरा इसका जो पर्पस था वो था रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट। तीसरा पर्पस था इन सीसीई ग्रेटर फोकस ऑन गिविंग ऑन लर्निंग रादर देन द कंडक्टिंग टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस। सीसीई में बेसिकली टेस्ट और एग्जाम पर फोकस नहीं किया गया है, उन्होंने फोकस किया है कि स्टूडेंट को हमें लर्निंग को एनहांस करना है। तो इसलिए एग्जामिनेशन के पार्ट को बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनाया गया है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। इसीलिए इसका मेन मोटो लर्निंग है, जिससे बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाता है जब वो प्रेशराइज नहीं होता। अगली बात, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। बालक के सर्वांगीण विकास की बात करता है, जैसा हमने पहले भी देखा अभी पिछली स्लाइड में। ये बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों की बात करता है। इसीलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट जो लर्नर का है उसको करने के लिए सीसीई को अप्लाई करना जरूरी था। सीसीई इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग लर्नर फॉर फ्यूचर लाइफ बाय मेकिंग देम फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली बैलेंस्ड एंड सोशली एडजस्टेड। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं फ्यूचर के लिए जो बहुत वेल प्रिपेयर्ड हों और सोसाइटी की अकॉर्डिंग ढल जाएं, सोसाइटी के लिए एडजस्ट हो जाए सोसाइटी के हिसाब से। साथ ही साथ उनके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो फिजिकली फिट भी हों, मेंटली अलर्ट रहें, मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी हो, इमोशनली बैलेंस्ड रहें किसी भी डिसीजन को लेकर के अपने, और सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग या सोसाइटी के रूल्स या नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो काम कर पाएँ। ऐसे हमें स्टूडेंट हमारे तैयार हों, ये सीसीई का एक पर्पस था।
नेक्स्ट इसका पर्पस था लर्नर गेट मोर टाइम टू डेवलप देयर इंटरेस्ट, हॉबीज एंड पर्सनैलिटीज थ्रू सीसीई। सीसीई के द्वारा बच्चे जो है वो अपनी इंटरेस्ट और हॉबीज को भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी बातें इसमें ध्यान रखी गई हैं सीसीई के दौरान। इट प्रमोट्स अ लर्नर फ्रेंडली एनवायरमेंट देयर बाय ऑप्टिमाइजेज स्टूडेंट लर्निंग। इसमें जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट होने के कारण स्टूडेंट्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है सीखने के लिए। और इसका लास्ट पर्पस है इट इक्विप्स स्टूडेंट विद लाइफ स्किल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जीवन कौशल आज के जीवन में, आज के समय में, स्पेशली क्रिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, social skill and coping skills which will be help them to face highly competitive environment later on। फ्यूचर में वो सोसाइटी को जिस प्रकार से फेस करेंगे, किस तरीके से अपनी लाइफ को एडजस्ट करेंगे, उन सब के लिए लाइफ स्किल्स या जीवन कौशल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन जीवन कौशल में भी एक सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स और कोपिंग स्किल्स। कोपिंग स्किल्स का मतलब होता है स्ट्रेस और इमोशन से आप कैसे छुटकारा पाओगे। ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाएं और इन सबको इवेलुएट भी किया जाए ताकि आगे आने वाले समय के लिए जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वो फेस करेंगे उसके लिए वो तैयार हो पाए, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। अब बात आती है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है। कॉन्टिन्यूअस या सतत का मतलब है रेगुलरिटी इन असेसमेंट। जो आप आकलन कर रहे हो बच्चों का वो रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। टेस्ट जो बच्चों के लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी पर लिए जाने चाहिए, टाइम टू टाइम लिए जाएं। ऐसा नहीं हो कि बहुत लंबा गैप पड़ जाए एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में। डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स, इन सब टेस्ट और असेसमेंट को करने के दौरान आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि बच्चे की लर्निंग में गैप्स कहाँ आ रहे हैं। अगर बच्चा किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है तो उसका क्या रीज़न है कि वो उसकी लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पा रही है या वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, वो आपको डायग्नोस करना होगा। कंटिन्यूस में आता है। साथ ही साथ यूज ऑफ करेक्टिव मेजर्स, जब आपको पता चल गया कि उसकी कमियां कहाँ हैं तो उनको दूर करने के उपाय आपको सुझाने होंगे और उसकी उस कमियों को दूर करना पड़ेगा ताकि लर्निंग गैप को फिल किया जा सके। रीटेस्टिंग एंड फीडबैक ऑफ एविडेंसेस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट फॉर देयर सेल्फ इवेल्युएशन। अब अगर कहीं कमी आती है तो फीडबैक के बेस पर स्टूडेंट और टीचर दोबारा उस चीज को रीटेस्ट करें और अपना सेल्फ इवेल्युएशन करें कि वास्तव में पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब इसलिए होता है कि एक बार किसी भी काम को एक प्रोसेस की तरह से चलाया जाए, ऐसा ना हो कि एक बार अप्लाई करने के बाद उसको बंद कर दिया जाए। तो ये सारे मेजर्स जो हैं ये कॉन्टिन्यूअस के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक या समग्र। समग्र का मतलब होता है सभी चीज को समेटते हुए, सबको इकट्ठा लेते हुए। तो एक स्कूल लेवल पर जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो सारे एस्पेक्ट को हम लेंगे तो उसमें एकेडमिक भी आएंगे और नॉन एकेडमिक भी आएंगे। तो इसमें स्कूलेस्टिक और को स्कूलेस्टिक, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव को। स्कूलेस्टिक एक्टिविटीज और को स्कूलेस्टिक एस्पेक्ट, दोनों में जब बात करेंगे तो स्कूलेस्टिक एरिया इज रिलेटेड विद मेंटल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड इट इज रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ लर्नर इन करिकुलम सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, जो आपको पढ़ने हैं, अपने कोर्स का एक पार्ट है, आपके सिलेबस का जो पार्ट है, उन सब का अगर असेसमेंट कर रहे हैं टेस्ट के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, प्रैक्टिकल्स के थ्रू, तो अगर आप उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो वो सारी चीजें स्कूलेस्टिक असेसमेंट या स्कूलेस्टिक एरिया के अंदर आती हैं। जबकि को स्कॉलास्टिक के एरिया में आता है इंटरेस्ट, एटीट्यूड, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सोशली अडेप्टेबल बिहेवियर चेंजेस एटसेट्रा। जब आप इन सारी चीज़ों को मेजर करते करते ये देखते हो कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप उसको एनहांस करने की कोशिश करते हो या उसके एटीट्यूड में, उसके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करते हो, साइंटिफिक एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप करते हो, सोशल स्किल्स उसके अंदर आती हैं, लाइफ स्किल्स उसके अंदर डेवलप करने की बात की जाती है, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात की जाती है, या सोसाइटी के लिए अडेप्टेबल बिहेवियर कौन सा है वो बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें को स्कूलास्टिक एरिया के अंदर आती हैं। इट बेसिकली इंक्लूड्स लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स एज वेल एज अदर को करिकुलर एक्टिविटीज। इन को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर गेम्स भी आते हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज भी आती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज भी आती हैं, बच्चों का एटीट्यूड्स भी आता है, लाइफ स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, हेल्थ से रिलेटेड बात होती है, उनकी वैल्यूज को एनहांस करने की बात होती है,
फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज को एनहांस करने की बात होती है। ये सारी जो चीजें हैं वो को स्कूलास्टिक एरिया के अंदर आती हैं। द टर्म रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ वेराइटी ऑफ टूल्स ऑफ टेक्निक्स। यहाँ हमने देख लिया, जब हम दोनों तरीके की बात कर रहे हैं स्कूलास्टिक और को स्कूलास्टिक की, तो हमने वेरियस टाइप के टूल्स और टेक्निक्स काम में लिए हैं। असाइनमेंट्स दिया, प्रोजेक्ट्स दिया, प्रैक्टिकल कराए, गेम्स कराए, कल्चरल एक्टिविटीज कराई, लिटरेरी कराई, लाइफ स्किल्स के बारे में बताया, वैल्यूज के बारे में बताया, स्पोर्ट्स कराए। तो वैरायटी ऑफ टूल्स और टेक्निक्स इसमें अप्लाई की जाती हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। साथ ही साथ में असेसिंग लर्नर्स डेवलपमेंट इन एरियाज ऑफ लर्निंग लाइक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। वही को स्कूलास्टिक एरिया वाली जब बात होती है तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग, ये जो एस्पेक्ट है इन सबके डेवलपमेंट की बात भी की जाती है। इन टोटलिटी हम देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में बेसिकली दो तरीके के इवेल्युएशन इन्वॉल्व है। पहला कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन और दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव। सीसीई में इन दोनों को मर्ज करके एक टर्म दिया गया कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसमें कॉन्टिन्यूस में हम रेगुलर असेसमेंट करते हैं बच्चे का, उसमें कहीं भी गैप नहीं आना चाहिए, और अगर गैप आ रहा है तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको मेजर्स भी सुझाए जाते हैं। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव में स्कूलास्टिक और को स्कूलास्टिक दोनों एस्पेक्ट्स पर चर्चा करके उनके बारे में उनको देख करके फिर इवेल्युएशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, और इन दोनों को मिलाकर के जो बना वो हुआ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब स्कूलास्टिक और को स्कूलास्टिक एक्टिविटीज की अभी हमने बात की, तो स्कूलास्टिक एक्टिविटीज के अंदर बेसिकली स्कूल के सब्जेक्ट्स आते हैं जो बच्चा पढ़ता है अपने उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, जिन सब्जेक्ट्स को एग्जाम देकर वो क्लियर करता है और नेक्स्ट क्लास में उसको प्रमोट किया जाता है। तो स्कूलास्टिक के अंदर बेसिकली लैंग्वेजेस आती हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब स्कूलास्टिक एरिया के अंदर आते हैं। जबकि को स्कूलास्टिक एक्टिविटीज जो हमने पहले देखा था, अभी को स्कूलास्टिक के अंदर लाइफ स्किल्स के बारे में बच्चों को बताना, एटीट्यूड उनका चेंज करना या एटीट्यूड को डेवलप करना, सोशल वैल्यूज के बारे में उनको बताना और बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज का डेवलप करना, उनको इवेलुएट करना। साथ ही को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए मोटिवेट करना, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। जहाँ वो मेंटली फिट हैं उनको फिजिकली फिट भी बनाया जा सके, गेम्स, स्पोर्ट्स कराए जाएं, परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट एक्टिविटीज़, ये सब स्कूलास्टिक एरिया के अंदर आने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं जो बेसिकली काम में लिए जाते हैं सीसीई के दौरान। तो जब हम स्कूलास्टिक एरिया की बात करते हैं तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर कराया जाता है वो होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं स्कूल्स में बच्चों का देखने के लिए परफॉर्मेंस की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उनका क्या परफॉर्मेंस है, उन्होंने कितनी लर्निंग की, उनकी लर्निंग कितनी इफेक्टिव है, उन सबको चेक करने के लिए, उन सबको असेस करने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। दूसरा, असेसमेंट और प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को। पर्टिकुलर असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बच्चों को कंप्लीट करने होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड जो होते हैं। तीसरे नंबर पे आप डिबेट या ग्रुप डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज करा सकते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर। आप कोई डिबेट रख सकते हो या कोई जीटी का टॉपिक रख सकते हो जिस पर बच्चे आपस में डिस्कस करें और उनके ओवरऑल बोलने की स्किल्स भी डेवलप हो, उनकी थिंकिंग स्किल भी डेवलप हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जा सकती हैं। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशन करना, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इंटरव्यू, बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू लेकर या ग्रुप इंटरव्यू लेकर भी हम उनका असेसमेंट कर सकते हैं। चेकलिस्ट के थ्रू उनसे पॉइंट्स पे टिक करवाया जा सकता है कि जितने ज़्यादा आंसर वो सही कर पाते हैं उसके आप बेस पर आप उनको इवेलुएट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस कराया जा सकता है। रेटिंग स्केल बच्चों का लिया जा सकता है स्कूलास्टिक असेसमेंट करने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एग्जामिनेशन ही कराया जाए, एग्जामिनेशन के अलावा ये सारे तरीके हैं जिनको अप्लाई करके हम बच्चों का स्कूलास्टिक असेसमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है को स्कूलास्टिक एरिया के असेसमेंट की। तो को स्कूलास्टिक असेसमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कुछ स्कूलास्टिक जैसे ही हैं, उनमें से कुछ अलग हैं। जैसे रेटिंग स्किल्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं कि किस बच्चे ने किस एक्टिविटी में कितना परफॉर्म किया, आप उसको कितनी ग्रेड दोगे, कितना रेट करोगे, 5, 4, 3, 2, 1 दोगे या जो भी आपने रेटिंग रखी है उस हिसाब से आप उसको मार्क्स दे सकते हो।
फोटोग्राफ, पर्टिकुलर एक्टिविटी का फोटोग्राफ खींचने के बाद उसका बाद में एनालिसिस करके आप बच्चों को असेस कर सकते हो। इवेंट क्लिप्स को देखने के बाद जिस बच्चे का परफॉर्मेंस जैसा हो उस बेस पर उसकी इवेलुएट किया जा सकता है। रनिंग रिकॉर्ड, अगर गेम से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है या रनिंग कराई है आपने तो उसका रिकॉर्ड देख करके, टाइमिंग्स को देख करके आप इवेलुएट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के, जो अगर आपने लिटरेरी एक्टिविटी कराई है तो उसमें रिटन जो उनका काम है उसको देखकर एनालिसिस किया जा सकता है। ई पोर्टफोलियो के थ्रू भी आप किया जा सकता है, जिसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान या किसी एक सेशन के दौरान, तो ई पोर्टफोलियो को भी असेस किया जा सकता है। साथ ही ऑडियो विजुअल जो है, किसी कल्चरल एक्टिविटी का आपने वीडियो बना लिया, वीडियो शूट करवा लिया और उस वीडियो के बाद आप बच्चे के वेरियस एस्पेक्ट को देखते हुए कि भाई उसने डायलॉग डिलीवरी किस तरीके से की है, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो अपनी बात को कहते समय कहीं हिचकता तो नहीं है, जो भी आपने पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं उन पैरामीटर्स के बेस पर इवेल्युएट किया जा सकता है बच्चे को। साथ ही एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो होते हैं बच्चे के अब तक के जो पहले वाले रिकॉर्ड्स हैं उन सबको देखते हुए भी आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्ड के बेस पर कर रहे हो तो इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी बच्चों को असेस किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं स्कूलास्टिक और को स्कूलास्टिक बेस पर बच्चों को असेस करने के। ये कुछ टूल्स दिए गए हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को असेस कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपको स्कूलास्टिक एरिया देखना है तो आप एग्जाम ले लो, या को स्कूलास्टिक देना है तो बच्चों की कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करा दिया जाए। लेकिन केवल ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम बच्चे को असेस कर सकते हैं। तो एक टीचर को इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को यूज़ करते हुए बच्चों को असेस करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक बच्चा किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में अच्छा होता है लेकिन दूसरे में उसको थोड़े इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए किसी एक एक्टिविटी के बेस पर आप उसको असेस करें। इससे बेटर ये होगा कि आप उसको वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू आप देखें कि उसका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, और जितनी एक्टिविटी में वो बेस्ट परफॉर्म कर पा रहा है उतना ही अच्छा उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं एवेल्युएशन की। जब भी हमने बात की थी कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म की, अब हम आए हैं एवेल्युएशन पर। एवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। इस पर हम पहले अपने वीडियो में बात कर चुके हैं कि एवेल्युएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम केवल बात करेंगे कि एवेल्युएशन वास्तव में होता कितने तरीके का है स्कूल लेवल पर। तो जब स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है या इंटरनल असेसमेंट होता है तो बेसिकली दो तरीके का एवेल्युएशन वहाँ यूज होता है, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन एंड समेटिव एवेल्युएशन। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन वो एवेल्युएशन होता है जो थ्रू आउट द कोर्स चलता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लिया जाता है, और इससे जो फीडबैक मिलता है वो इम्प्रूवमेंट के लिए काम आता है। मतलब किसी भी एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जो इवेल्युएशन किया जाता है, अपनी कमियों को जानकर उनको और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए जो इवेल्युएशन किया जाता है बच्चे का, वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहता है। ये सजेस्टिव होता है, इसमें बच्चे को आगे प्रमोट करने का, आगे सीखने का चांसेस होता है, इम्प्रूव करने का चांस होता है। तो आइए बात करते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बारे में। दैट इवेल्युएशन दैट टेकन एट varying interval throughout a course to provide information and feedback। ये जो बेसिकली किया जाता है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या फीडबैक के बेस पर किया जाता है। इट इज़ यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक, एंड दैट कैन बी इजीली यूज बाय टीचर टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड बाय लर्नर टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है वो यूजफुल है कि बच्चे ने कितना सीखा या हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टीचर को भी पता चलता है कि मैंने जो सिखाया या जो मैं टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी काम में ले रहा हूँ, जो या मैं तरीका जो काम में ले रहा हूँ, उसके थ्रू बच्चा कितना सीख पा रहा है, कि आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या चेंज करने की ज़रूरत है, या मुझे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, बच्चों की लर्निंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो रही है, उसका पता भी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन से चल जाता है। इसी के अपोजिट हम बात करते हैं समेटिव एवेल्युएशन की। तो नाम से ही पता चल रहा है, समेटिव मतलब एक मिला जुला सम वे में, जोड़ के रूप में। तो जो सेशन के एंड में लिया जाता है या यूनिट के एंड में लिया जाता है, सेमेस्टर के एंड में लिया जाता है, ऐसा एवेल्युएशन समेटिव एवेल्युएशन कहलाता है, जिसमें बेसिकली फाइनल एग्जाम या हाफिली एग्जाम्स आते हैं जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लिए जाते हैं और डेमोन्स्ट्रेट द सम ऑफ व्हाट दे हैव
लर्नड और व्हाट दे हैव नॉट लर्न। ये बेसिकली एक जजमेंटल होता है कि ये बताता है कि आपने इतना स्कोर किया है और अब आप इतना सीख चुके हो और अभी आपने इतना नहीं सीख पाए। वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर आपको इवेलुएट करते हैं, आपको मार्क्स या ग्रेड्स दी जाती हैं और उन ग्रेड्स के बेस पर आपको पता चलता है कि आपने कितनी चीज़ को सीख लिया है और अभी आप कितना सीखना बाकी हो। वो सारी चीज़ें समेटिव इवेल्युएशन में पता चलती हैं। It is used to evaluate student learning at the end of instructional unit by comparing it against some standard और benchmark। इसमें कुछ नॉर्म्स या बेंचमार्क रखे जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हुए कंपेयर किया जाता है कि आपने जो पर्टिकुलर कोर्स या यूनिट या सेमेस्टर कंप्लीट किया है या सेशन में एंड में आप जहाँ पहुँचे हो वो सारी चीज़ में आप कोई लर्निंग कितनी इफेक्टिव रही या नहीं रही, उन सारी चीज़ों को इवेल्युएट किया जाता है समेटिव इवेल्युएशन के अंतर्गत। अब हम बात करने वाले हैं वास्तव में फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के थ्रू हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है, मैंने पहले भी बात की अभी आपसे, इट इज़ यूज टू एनहांस लर्निंग एंड इम्प्रूव क्वालिटी। ये बच्चे को एक सजेशन देता है कि वो अपनी क्वालिटी को या अपने लर्निंग को कैसे एनहांस कर सकता है, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकता है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस के दौरान ही लिया जाने वाला एक इवेल्युएशन होता है, इसीलिए इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिसके विपरीत समेटिव इवेल्युएशन की बात करते हैं तो समेटिव इवेल्युएशन जो है फाइनल रिजल्ट होता है, ये जजमेंटल होता है। इसमें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपके इतने नंबर आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं या इतनी ग्रेड आई है, उस बेस पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द सेशन। हिंदी में बात करते हैं तो इसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को संरचनात्मक मूल्यांकन और समेटिव इवेल्युएशन को योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। दूसरा इनका जो मेन डिफरेंस है वो है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या FA जो होता है वो इंस्ट्रक्शन के दौरान लिया जाता है। क्लासरूम में भी टीचर इसको कभी भी बच्चों से कुछ पूछ करके या कोई एक्टिविटी करवा के या एक छोटा सा क्लास टेस्ट दे करके या फॉर्मेटिव असेसमेंट के डिफरेंट वेज जो हमने देखे उनमें से किसी के भी माध्यम से ले सकता है। जबकि समेटिव इवेल्युएशन जो होता है वो आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है, एक सेशन के एंड में होता है। तीसरा डिफरेंस है फ्रीक्वेंट एंड कॉन्टिन्यूस बेसिस पर लिया जाता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो FA होता है, FA जो होता है वो फ्रीक्वेंट होता है, टाइम टू टाइम लिया जाता है, कॉन्टिन्यूस होता है। जबकि समेटिव इवेल्युएशन जो होता है एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही वो दिया जाता है। समेटिव आप उसको साल में कभी भी नहीं ले सकते, उसके लिए जो आपने टाइम फिक्स किया हुआ है। जैसे फाइनल एग्जाम अगर बच्चों के फरवरी मार्च में होने हैं तो वो फरवरी मार्च के महीने में ही होंगे, आप उसको अक्टूबर नवंबर में नहीं ले सकते फाइनल एग्जाम्स को। तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही लिया जाता है। फोर्थ डिफरेंस जो है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है लर्नर का, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं इसीलिए एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। जबकि समेटिव इवेल्युएशन में चूंकि सजेशंस के चांसेस नहीं होते, डायरेक्ट रिजल्ट डिक्लेयर किए जा रहा है, तो स्टूडेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो पैसिव होता है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है वो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एग्जामिनेशंस इसके थ्रू भी लिया जा सकता है। जबकि समेटिव इवेल्युएशन हमेशा टेस्ट और एग्जाम्स के थ्रू ही लिया जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग के आधार पर बेस्ड है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। आपको जब पढ़ाया जा रहा है उस पढ़ाने के दौरान आपका जो असेसमेंट किया जा रहा है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। जबकि आपके टीचर के पढ़ाने के बाद आपका जो टेस्ट लेकर फाइनल जो असेसमेंट किया जाता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग पर बेस्ड होता है, जबकि समेटिव इवेल्युएशन असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर बेस्ड होता है। इसके अलावा एक और टर्म होती है इसी असेसमेंट की मैं बात करूं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और तीसरा टर्म होता है असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें स्टूडेंट अपने आप को इवेल्युएट करता है टीचिंग लर्निंग के दौरान, सेल्फ इवेल्युएशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन करके देखता है कि वास्तव में उसकी लर्निंग वो कितना अपने आप को मेजर कर पा रहा है लर्निंग में, उसकी लर्निंग कितनी इफेक्टिव हो रही है, स्टूडेंट खुद मेजर करता है टीचिंग लर्निंग के दौरान। नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है वो है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है स्कोर्ड होता है, नंबर दिए जाते हैं लेकिन ग्रेड नहीं दी जाती, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आए या आपकी ये ग्रेड बनी, वो नहीं होता। जबकि समेटिव इवेल्युएशन चूंकि एंड में होता है तो आपको इसमें ग्रेड दी जाती है कि आपकी ओवरऑल ग्रेड कितनी आई है।
अब हम बात करते हैं कि वास्तव में किस तरीके का ये होता है, किस तरीके से इसका पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है यहाँ पर, उसके आधार पर हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 टर्म में हम सेशन को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टर्म जो होता है अप्रैल टू सितंबर होता है और सेकंड टर्म जो होता है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है। तो अप्रैल में जब सेशन स्टार्ट होता है उस बीच से लेकर के सितंबर के महीने तक 2 तो फॉर्मेटिव असेसमेंट किए जाते हैं और एक समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है बेसिकली अप्रैल या मई के महीने में होता है और 10% जो होता है वो वेटेज ऑफ एकेडमिक सेशन होता है। जबकि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो ये 10 नंबर का है। अगर मैं 100 नंबर की बात करती हूँ, 100 नंबर में इस पूरे को डिवाइड करती हूँ सेशन को मैं, कि मेरे को 100 में से मार्क्स देने हैं पूरे सेशन में, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 के 10 नंबर होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 के भी 10 नंबर होंगे। और ये जुलाई अगस्त के महीने में जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी बच्चों की, मई में छुट्टियां होने के बाद जब जुलाई में स्कूल खुलेंगे या तो तब या अगस्त के महीने में ये असेसमेंट लिया जाता है। और समेटिव असेसमेंट जो है वो सितंबर के मंथ में लिया जाता है, जो 30% होता है, या 100 के एस्पेक्ट में देखूं तो 30 नंबर का होता है। तो इस तरीके से टोटल 10, 20 और 20 और 30 50। तो ये फर्स्ट जो टर्म है ये सितंबर तक का, ये 50 मार्क्स का हो गया 100 में से। सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा अक्टूबर से मार्च तक का। इसमें भी 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट 3, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4। यहाँ मैंने 1 और 2 लिखा है क्योंकि सेकेंड टर्म की बात करी है मैंने। तो फॉर्मेटिव असेसमेट 3 और 4 होते हैं, ये भी 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो FA जो 3 है वो अक्टूबर नवंबर के मंथ में होता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 जो होता है वो जनवरी फरवरी में होता है। समेटिव असेसमेंट यानी फाइनल जो एग्जाम होता है वो 30 मार्क्स का होता है और ये मार्च में लिया जाता है। तो इस तरीके से ये 50 मार्क्स का हो गया। ओवरऑल सेशन अगर हम 100 मार्क्स में से डिवाइड करें तो फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स का, सेकंड टर्म 50 मार्क्स का। अब आप देखिए इस आधार पर हम यहाँ देख सकते हैं, मंथ को देखें, अप्रैल मई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च, रेगुलर बेस पर, कंटिन्यूअस बेस पर बच्चे का असेसमेंट किया जा रहा है, सारे एस्पेक्ट का असेसमेंट किया जा रहा है, इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। ग्रेडिंग की बात करते हैं कि ग्रेड किस तरीके से दी जाती है। तो बच्चे की 91 से 100% तक अगर है तो आप उसको A1 ग्रेड देंगे या A+ ग्रेड देंगे। 81 टू 90% को A2 या A ग्रेड दी जाती है। 71 टू 80 तक B1। इस तरीके से ग्रेड डिसाइड की गई हैं जो है। और सबसे जो नीची है वो 20% एंड बिलो, उसको E2 ग्रेड दी जाती है और हाईएस्ट A1 ग्रेड होती है। इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम CCE में बनाया गया है। अब एक मार्कशीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। स्कूलास्टिक एरिया से रिलेटेड जो मार्कशीट बनती है उसमें बेसिकली कौन कौन से कॉलम्स होते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन होती है ऊपर वाले सेक्शन में, जहां उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, स्कॉलर नंबर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है। उसके बाद इसका जो मार्कशीट आती है, एक तरफ सब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं, दूसरी तरफ टर्म 1 और टर्म 2 होता है और फाइनल असेसमेंट होता है। टर्म 1 में वही FA1, FA2, SA1, टर्म 2 में FA1, FA2, SA1 और इनका टोटल और इनका टोटल। टर्म 1 का टोटल 10, 20, 20 और ये 30 का तो मिलके 50, 10, 10, 20 और ये 30 का मिलके हो गए ये 50। तो टोटल FA जो होता है वो होता है 40 मार्क्स का, 10, 20, 30 और 40, ये 40 मार्क्स का होता है। जबकि ऐसे टोटल होता है ये 30 मार्क्स का और ऐसे 230 मार्क्स का, तो टोटल 60 मार्क्स। तो 40 60 मिलके हो जाते हैं 100। इन 100 के बेस पर जो नंबर आते हैं उसी के आधार पर बच्चों को ग्रेड दी जाती है। ग्रेड कैसे दी जाती है, कौन सी ग्रेड आएगी, A, B, C, वो हमने अभी पहले देखा था। तो ये एक बेसिकली फॉर्मेट है। इसी के साथ साथ उस मार्कशीट के लास्ट में बच्चे की अटेंडेंस मार्क होती है, उसमें बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा और टोटल वर्किंग डेज उस टर्म के कितने थे वो लिखे जाते हैं। इसी सेकंड टर्म के कितने दिन बच्चा प्रेजेंट रहा, टोटल वर्किंग डेज कितने थे और उन सब का ग्रैंड टोटल, इन सारी चीज़ों को लेते हुए CGPA डिसाइड किया जाता है। तो एक मार्कशीट का फॉर्मेट ये है जो बेसिकली CCE में फॉलो किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली जो बात की वो CCE के कहाँ से शुरुआत हुई, क्या इसके मेन पर्पस हैं, कौन कौन से एरिया पर ये बात करता है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर किस तरीके से चलता है और इवैल्यूएशन के बाद मार्कशीट टीचर किस तरीके से प्रिपेयर करता है, इन सारे पॉइंट्स पर हमने आज इस पर बात की। मैं आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।